मेकअप रूम के अंदर कायरा का मेकअप कंप्लीट हुआ और फिर उस मेकअप आर्टिस्ट ने एक वाइट कलर की पीस शोल्डर ड्रेस को निकाला और फिर उसे कायरा की तरफ बढ़ा दिया। वह ड्रेस देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। पहले तो कायरा उस ड्रेस को तरफ देखती रही और फिर उसने उस ड्रेस को ले लिया और फिर उसने ड्रेस को चेंज किया। वह ड्रेस एक साइड से तो हाफ शोल्डर थी लेकिन दूसरी साइड वह पूरी तरीके से स्लीवलेस थी, जिसके कारण कायरा की चोट उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। इसी कारण कायरा ने इस ड्रेस को पहन लिया था और वह उस ड्रेस में किसी आसमान से आई हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और फिर उस मेकअप आर्टिस्ट ने कायरा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, वाह कायरा मैम, आपको पता है कि आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में मैंने आज तक किसी भी सेलिब्रिटी को इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। आप सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस ड्रेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया था, बिल्कुल परफेक्ट। उसकी बातों को सुनकर कायरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर वह मिरर के पास गई और वहां पर रखा हुआ अपना वाइट कलर का मास्क उठाया और अपनी आंखों पर लगा दिया। वह मास्क उसकी आंखों को काफी अच्छी तरीके से कवर कर रहा था, लेकिन उस मास्क लगाने के कारण उसके चेहरे की खूबसूरती गायब नहीं हुई थी। वह मास्क को देखकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने मायूसी के साथ कहा, मैम, आप कब तक अपने चेहरे को ऐसे ही छुपाते रहेंगे? आप अपने चेहरे को दिखा क्यों नहीं देती? जब कायरा ने उसकी बातों को सुना तो उसने खुद को मिरर से देखते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे चेहरे को देखने या फिर ना देखने से क्या ही फर्क पड़ता है। सभी लोग तो सिर्फ क्यारा की आवाज को ही सुनते हैं ना। क्यारा ऐसी ही थी। आज तक किसी ने भी क्यारा के चेहरे को नहीं देखा था, क्योंकि वह जब भी किसी भी कॉन्सर्ट में होती थी तो वह अपने चेहरे को हमेशा मास्क से कवर करके रखती थी। बहुत से लोग थे जो कि क्यारा के चेहरे को अपने सामने देखना चाहते थे, लेकिन आज तक किसी ने भी क्यारा के चेहरे को नहीं देख पाया था। जिस पर कायरा की बात सुनकर उस मेकअप आर्टिस्ट के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी के भाव देखे जा सकते थे। तभी एक लड़की दरवाजे के अंदर दरवाजा खोलकर आते हुए काफी रिस्पेक्ट के साथ बोली, चलिए मैम, आपका स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है। जिस पर कायरा ने दोनों लड़की की तरफ देख एक एक करके देखा और फिर कायरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहां से रखा हुआ अपना वायलिन की तरफ देखा और फिर उसके पास जाकर उसने उसे उठाया और उसे उठाते ही उसे अपने शरीर में अचानक से जैसे कमजोरी सी महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। वहीं स्टेज के होस्ट ने अनाउंस किया, तो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और अपना अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हमारे सामने आने वाली है द सुपरस्टार सिंगर मिस क्यारा। तो जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस क्यारा का। और सब लोग खुशी से झूमने लगे थे। सभी लोगों ने जब यह सुना तो पूरे ऑडिटोरियम में जैसे तहलका सा मच चुका था और सभी लोग जोर जोर से मानो चीखने लगे थे और अपने हाथ में पकड़े हुए बैनर्स को उठाकर चिल्लाने लगी थी, क्यारा, 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 आई लव यू क्यारा, आई लव यू सो मच। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वहीं वीआईपी सीटों पर भी सभी लोग अपना दिल थाम कर बैठे हुए थे। वहीं करण को तो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके पलट उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही शोर होने के कारण अब करण को काफी ज्यादा इरिटेशन भी होने लगी थी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी वह उठकर यहाँ से चला जाए और साथ ही उसे अपने बगल में बैठे हुए अजय को देखकर भी गुस्सा आ रहा था, जो कि काफी खुशी से अपनी आंखों को स्टेज पर टिकाए हुए वह तो वेट कर रहा था कि कब क्या ना स्टेज पर आए और वह उसे देख सके। वहीं अर्पित भी परेशान बैठा हुआ था। तभी स्टेज पर क्यारा ने कदम रखा और जैसे ही सभी लोगों ने क्यारा को देखा तो ऑडिटोरियम में मानो सन्नाटा ही छा गया था। वही करण, जिसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, जब उसने क्यारा को सामने देखा तो वह भी बिल्कुल एकदम से शांत हो गया था। एक टक वह बस क्यारा को ही देखने लगा था। वही क्यारा को देखकर रायना की आंखों भी चमकने लगी थी, क्योंकि वह क्यारा को अपनी रोल मॉडल मानती थी। लेकिन वह क्यारा को आज तक उसने भी क्यारा का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखा था और ना ही वह जानती थी कि क्यारा ही
कायरा है, लेकिन वह कायरा क्यारा की बहुत बड़ी फैन थी। कायरा अपने कदमों से चलती हुई बीच स्टेज पर आई और उसने अपनी नज़रों को पूरे ऑडिटोरियम में दौड़ाया। उसे देखकर सभी लोगों की आंखें जैसे आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि क्यारा उस वाइट कलर की ड्रेस में किसी आसमान से आई हुई परी से कम नहीं लग रही थी, जिसके कारण सभी के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड बाहर निकला था, वाओ सो ब्यूटीफुल। इसके अलावा उसके मुंह से कुछ और शब्द बाहर ही नहीं निकल रहे थे। सभी लोग काफी शांत होकर बैठ गए थे। वहीं करण एकटक बस क्यारा को ही ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। उसकी नजरें तो जैसे उसी पर से घूर टिक गई थी और न जाने क्यों उसे क्यारा में कायरा नजर आ रही थी, लेकिन वह वही थी लेकिन अब हमारे करण को तो नहीं पता था ना। वहीं कायरा माइक के पास पहुंची और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वायलिन वहीं पर रख दिया और एक टेबल पर रखा और फिर अपनी पतली आवाज में कहा, गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वहीं उसकी मुस्कुराहट को देखकर सभी लोगों की सांसें जैसे काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वही करण अपनी आंखों को छोटी करके कायरा की तरफ देखने लगा था, जैसे ही वह अपने उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। और फिर क्यारा ने अपनी नजरों को उसके पीछे बैठे हुए म्यूजिकल स्ट्रीम बजाने वाले को डाली और उसने अपना सिर्फ हाँ में हिला दिया और रेडी होने को इशारा किया। तो सभी ने उसे थम्स अप का इशारा कर दिया था। यह देखकर कायरा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था और फिर उसने अपने हाथ में उस वायलिन को पकड़ लिया और फिर उसे अपने कंधे पर रख लिया और फिर उसने उसे बजाना स्टार्ट किया। और जैसे ही सभी लोगों ने धुन को महसूस किया तो सभी जैसे मंत्रमुग्ध होने लगे थे। वह एकटक बस क्यारा की तरफ ही देखने लगे थे। वहीं आदित्य काफी एक्साइटेड होकर कायरा की तरफ देख रहा था। वहीं अर्पित भी, जो कि काफी ज्यादा परेशान था, वह भी अब शांत होकर कायरा को ही देख रहा था। और वहां पर आए हुए मीडिया रिपोर्टर्स भी कायरा के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। वहीं क्यारा ने थोड़ी देर बाद वायलिन को बजाने के बाद उसने अपनी आंखों को खोला। वायलिन आवाज की कारण सबके हाथ में उसके हाथ में काफी तेज दर्द होने लगा था, लेकिन उसने अपने दर्द की शिकन तक अपने चेहरे पर नहीं आए लाने दी थी। और फिर उसने दर्द को इग्नोर करते हुए उसने अपने हाथ में माइक को पकड़ लिया और फिर उसने गाने को स्टार्ट किया। आ यारा मंजिल रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी आल्तजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है, मुझको इरादे दे, कसमें दे वादे दे, मेरी दुआओं को इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों के मौसम के तराने दे, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। यह आवाज़ सुनकर सभी लोग जैसे बौखला जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। लेकिन वहां पर यह आवाज़ सुनकर, बल्कि क्यारा की आवाज़ सुनकर, उनके लिए लिरिक्स को सुनकर सभी लोग बस शांति के साथ उसे देखे जा रहे थे, उनके अंदर के दर्द को महसूस कर रहे थे। वहीं करण भी क्यारा को काफ़ी शिद्दत से साथ देख रहा था और उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि शायद यही क्यारा है, लेकिन फिर भी वह कंफर्म नहीं था। वहीं इस सॉन्ग के लिरिक्स को गाकर क्यारा की आंखें भर आई थी, क्योंकि ये गाना बिल्कुल उसकी लाइफ की स्वीट कर रहा था। लेकिन मास्क होने के कारण किसी को भी उसके आंसू नहीं दिखे थे और फिर उसने इसे गाने को स्टार्ट किया। वक्त भी ठहरा है, कैसे यूं ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तो रूह की आदत है, तू मेरी
इबादत है। हाँ, अपने कर्म की कर दाए, कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहे हो मैं। और ये गाना समाप्त हुआ, लेकिन पूरे ऑडिटोरियम में मानो सन्नाटा छा गया था। किसी के ना बोलने की आवाज़ हुई और ना ही तालियां बजाने की। तो क्यारा ने अपनी आंखों को हल्के से खोला। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और फिर उसने अपनी नज़रों को पूरे ऑडिटोरियम में दौड़ाया और फिर उसकी नज़रें लास्ट में जाकर करण की नज़रों से जा टकराई। जैसे ही उसने करण की नज़रों को देखा तो न जाने क्यों जैसे कि वह उसकी नज़रों में ही झांकने लगी थी। उसके अंदर हलचल जैसे बवंडर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हो। वहीं करण भी एकटक बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने जैसे होश में आ गए थे और फिर किसी ने खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाना स्टार्ट किया था और फिर देखते देखते पूरा ऑडिटोरियम में काफी ज्यादा शोर होने लगा था। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे थे, साथ ही अपनी चेयर से खड़े होकर चेयर अप करने लगे थे। वहीं जब कायरा ने उन चारों को देखा सुना तो उसने जल्दी से अपनी नजरों को करण के ऊपर से हटा लिया था और फिर उसकी नज़रों में इधर उधर देखने लगे थे। वहीं उसके हाथ में अब काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द होने लगा था। उस गाने को गाकर उसे काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी, जिसके कारण वह अपने आप को काफ़ी मुश्किल से खड़ा कर पा रही थी। वहीं उसकी पूरी टीम भी कायरा के गानों को और उसकी आवाज़ को सुनकर शब्द निशब्द हो चुकी थी। सभी लोग स्टैचू बनकर बस कायरा की तरफ ही देख रहे थे। फिर पायल ने अपने पास में बैठे रेहान की तरफ देखते हुए कहा, यार हाईएस्ट सीनियर कितनी अमेजिंग है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होगी। इतनी स्ट्रांग भी हैं कि उनके हाथ से चोट लगी होने के बावजूद भी उन्होंने इस कॉन्सर्ट को किया है। सच में मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। लेकिन वहीं रेहान के चेहरे पर कायरा को देखकर काफ़ी टेंशन नजर आ रही थी, क्योंकि वह कायरा को कमज़ोर पड़ते हुए साफ देख पा रहा था और उसे समझ भी आ रहा था कि कायरा का सर इस वक्त चकरा रहा है, लेकिन वह किसी को भी यह दिखाना नहीं चाहती थी, जिसके कारण उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। और वहीं जब पायल ने देखा कि रिहान ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया है तो वह उसकी तरफ देखने लगी थी और फिर उसके कंधे को मारते हुए कहा, ओ हेलो हेलो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, कहाँ खोए हुए हो। जिस पर उसके कंधे पर मारने के कारण रेहान अपने सेंस में वापस आया था और फिर उसने पायल की तरफ देखने लगा और उसके बाद में हामी भरते हुए बोला, तो बिल्कुल सही कह रही हूँ। और फिर से वह कायरा की तरफ देखने लगा और अपनी मन ही मन बोल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैंने पहले ही बोला था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सीनियर ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और अब उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है इन सब से, बल्कि खड़े होने में भी उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है, जिसके कारण उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। वहीं करण ने कायरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये कायरा है। इसकी आंखें और इसकी आवाज़, साथ ही इस वक्त कद काठी बिल्कुल कायरा की तरह ही है। कहीं ये मेरा भ्रम तो है नहीं है क्या। शायद मैं कायरा के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, जिसके कारण मुझे हर लड़की में ही बस वही नजर आ रही है। लेकिन लेकिन ये लड़की सच में कायरा ही लग रही है। वह अंदर ही अंदर अपने दिल और दिमाग के बीच जैसे जंग लड़ रहा था। बस कायरा को एकटक देखे जा रहा था। जैसे जैसे वह कायरा को देखे जा रहा था वैसे वैसे ही जैसे उसका शक बढ़ता ही जा रहा था। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। वहीं क्यारा ने सभी की तरफ देखकर अपना सिर झुकाया और फिर माइक में कहा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। जिस पर सभी लोग और भी ज़्यादा शोर करने लगे थे, जिस पर क्यारा ने सभी की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाकर बाय कहा और वहां से जाने लगी। और जब ये सभी ने सुन देखा कि कायरा वहां से जा रही है
तो सभी लोग चिल्लाते हुए कहने लगे, प्लीज़ कायरा, क्यारा, रुक जाइए और हमें अपना चेहरा दिखाइए प्लीज़। उनकी बातें सुनकर कायरा के कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर सभी की तरफ देखकर एक स्माइल दिया और वहाँ से चली गई। यह देखकर सभी लोग ही काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे और फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगे थे। वहीं स्टेज से नीचे उतरते ही कायरा को काफ़ी ज़्यादा वीक फील होने लगा था और कॉरिडोर में उसे अपना सर मानो घूमता हुआ महसूस होने लगा था, जिसके कारण वह मानो फर्श पर ही गिरने वाली थी कि तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसे अचानक से पकड़ लिया। और जब ये कायरा ने देखा तो उसने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, उस लेकिन जब उसने सामने देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि करण ही था। और करण को देखते ही वह जैसे उसकी आंखों को एक पल के लिए खो सी गई थी। करण सच में काफी हैंडसम था। उसकी काली आंखें काफी ज्यादा गहरी थी, जैसे कि उसने कई सारे राज छुपे हैं और किसी को भी डूबने का उसमें मन कर रहा करेगा। वहीं करण भी कायरा की आंखों में मानो खोसा गया था। वह भले ही क्यारा थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल कायरा की तरह ही नीली और गहरी थी, जिसके कारण करण को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा था। तभी कायरा एकदम से अपने सेंस में वापस आ गई और वह जल्दी से करण से दूर हुई तो करण ने पूछा, आर यू ओके? जिस पर क्यारा ने जल्दी से इधर उधर देखते हुए कहा, यस आई एम ओके। और फिर वह जल्दी से वहां से जाने लगी थी, लेकिन उसने 2 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि अचानक से उसके पैर एकदम से ही रुक गए और उसके बालों में तेज दर्द हुआ। तो उसने अपने बालों को पकड़ लिया और जब उसने अपना सर घुमाकर देखा तो उसके बाल करण की घड़ी में जा अटके थे। यह देखकर करण जल्दी से उसके पास आया और उसके बालों को अपनी घड़ी से निकालने लगा था। वह निकाल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र क्यारा की पीठ पर दाएं बने हुए छोटे से तिल पर गई, जो कि कायरा की गोरी और मखमल स्किन पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे बुरी नज़र से बचा रहा हो। वहीं जब कायरा ने देखा कि करण कहीं और ही खोया गया हुआ है तो उसे गुस्सा आ गया था और उसने अपने बालों को बेरहमी से घड़ी से निकाल दिए थे, जिसके कारण उसके बाद जो कि उसकी घड़ी में अटके हुए थे और वह भी टूट चुके थे। लेकिन कायरा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था और वह करण को गुस्से से घूर कर देख कर आगे की तरफ बढ़ गई थी। वहीं करण अपनी घड़ी को ही देखे जा रहा था जिसमें कायरा के बाल टूटे हुए थे। और फिर उसने उन बालों को बाहर निकाला और उस तरफ देखने लगा जिस पर क्या कायरा गई थी और उसने अपने मन ही मन कहा, इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन इसका गुस्सा, बाप रे, इसे खुद से नहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं पड़ता। वहीं कारा अपने मेकअप रूम में पहुंची और अपने आप को आईने में देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसने गुस्से से खुद से ही कहा, मुझे खुद से या फिर किसी भी चीज़ से या फिर मुझे तुमसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुमसे तो दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। पता नहीं क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो। और फिर वह गुस्से से क्लोजेट रूम की तरफ चली गई थी और अपने कपड़ों को चेंज करके वह वापस आई तो उसने देखा कि एक मेकअप आर्टिस्ट अब मेकअप रूम में आ चुकी है और फिर उसने फ्लाइट ली थी। आइए कायरा मैम, मैं आपके मेकअप को रिमूव कर देती हूँ। जिस पर कायरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वह जाकर चेयर पर वापस से बैठ गई थी। तब तक वहां पर आदित्य और अर्पित भी आ गई थी और अर्पित इस वक्त काफी डरा हुआ और परेशान लग रहा था। वहीं आदित्य ने कायरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाओ कायू, तुमने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। सच में मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस को मॉम एंड डैड को भी भेजा है और वह भी तुम्हारी काफ़ी तारीफ कर रहे थे और ये भी कहा है कि तुम उन्हें कॉल कर लो। समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कायरा ने आदित्य की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसके सवाल को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। और जब ये आदित्य ने देखा तो उसे गुस्सा आने लगा था, साथ ही उसका मुंह भी बन गया था और उसने अपना मुंह बनाते हुए थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्या है कायू, मैं यहाँ मुंबई से तेरे लिए आया था और एक तू है जिसे कि मेरी बिल्कुल भी कदर ही नहीं। मतलब एक बार जवाब दे देगी तो कुछ हो जाएगा क्या? यह सुनकर कायरा ने अपनी आंखों को खोला और फिर एक सांस लेते हुए बोली, तो मैंने कहा था क्या आपसे कि आप वापस से मुंबई से दिल्ली मेरे लिए आए? आप तो खुद ही यहाँ पर आए, तो मुझे दोस्त देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे आप? यह सुनकर आदित्य उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा था और फिर जो है उसके सामने जाकर अचानक से खड़ा हो गया और उसने
उस मेकअप आर्टिस्ट को वहाँ से उसे जाने के लिए कहा, जिस पर वह मेकअप आर्टिस्ट रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से उसके बोलने पर चली गई थी। और फिर आदित्य ने कायरा की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे अपना भाई समझती भी हो या फिर नहीं? आज तो मुझे ये बात बता ही दो। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने अपने चेहरे को आईने में देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है? यह देखकर आदित्य ने तो जैसे गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था और उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना भाई समझती ही नहीं हो। बिल्कुल किसी बाहर वाले की तरह ट्रीट करती हो। ऐसा कोई करता है क्या अपने भाई के साथ? उसकी बात सुनकर कायरा ने बेफिक्री के साथ कहा, अगर आपको यही लगता है तो यही सही। यह सुनकर आदित्य ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और फिर वह और कुछ कहने ही वाला था कि कायरा अपनी चेयर से खड़ी हुई और फिर आदित्य को इग्नोर करते हुए उसने अर्पित की तरफ देखा, जो कि अर्पित इस वक्त कहीं और ही खोया हुआ था। यह देखकर कायरा ने गुस्से के साथ कहा, हेलो, ओए हेलो मिस्टर, अब अगर तुम्हारा इस चीज तरीके से परेशान हो गया हो तो जैसे तुम मुझे अब मेरे अपार्टमेंट से लेकर आए थे, अब ऐसे ही छोड़कर आओगे या नहीं? जब अर्पित ने कायरा की आवाज़ सुनी तो वह अपने सेंस में वापस आया और फिर उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था। तो कायरा अर्पित के साथ वहां से चली गई थी। वहीं आदित्य गुस्से के साथ वहीं पर खड़ा रह गया था और फिर उसने गुस्से के साथ कहा, क्या ज़रूरत थी भगवान आपको इस तरीके की मुझे पहन देने की? इससे तो अच्छा था कि आप मुझे पहन ही नहीं देते। जब देखो तब ऐसे ही रूड बिहेव करती है। तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसके पास आया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, बॉस चलिए, हमारे फ्लाइट का अभी टाइम हो गया है। जिस पर आदित्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर वह गुस्से से वहां से अपने पैर पटकते हुए बॉडीगार्ड्स के साथ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ कार में अर्पित कार को ड्राइव कर रहा था और कायरा उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और फिर उसने अपने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन को लिए हुए कहा, आज तुमने कौन सा कांड करके आए हो जो इतनी परेशान हो? और जब अर्पित ने जैसे ही कायरा की कही हुई बात सुनी तो वैसे ही उसकी आंखें अचानक से मानो बाहर निकलने वाली थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों करके उसकी तरफ देखा, बल्कि उसने अपने पैर को ब्रेक से दबा दिए थे, जिसके कारण कार एक झटके के साथ रुक गई थी और उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर लगभग जैसे टकराते टकराते ही बजा था। वहीं उसकी यह हरकत देखकर कायरा उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी थी तो अर्पित घबरा गया और फिर उसने जल्दी से कार को हड़बड़ाते हुए स्टार्ट किया और फिर वह फिर से कार को चलाने लगा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं कौन सा कार करके आया हूँ? कुछ भी तो नहीं। और मैं तुम्हें क्यों परेशान, कहाँ से परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ। उसकी बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोली, ओ रियली, क्या तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? यह सुनकर अर्पित घबरा गया था और अपनी नजरों को चुराने लगा था और वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी 6 से 7 बाइक उनकी बराबर पर चलने लगी थी और उन बाइक पर बैठी हुई एक लड़के ने गुस्से से अर्पित की तरफ देखते कहा, ओए डरपोक, गाड़ी से बाहर निकल, बहुत भाग लिया तूने, समझा तुम? और अपने पीछे पीछे जल्दी से अब कार को रोक, जल्दी कर। उसकी बात को सुनकर दूसरे ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जल्दी रुक, वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं जब अर्पित ने उन सभी को देखा तो उसकी आंखें खौफ खौफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं कायरा की आंखें भी छोटी हो गई थी और फिर उसने उन सभी को देखते हुए कहा, कार को रोको। और जब यह अर्पित ने सुना तो वह भी काफ़ी ज़्यादा घबरा सा गया था और उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। ये लोग बहुत भी अच्छे नहीं हैं। यह एक बैंक के मेंबर हैं। प्लीज़ तुम अब इनसे मुसीबत मौत मत लो। जिस पर उसकी बात सुनकर कायरा ने गुस्से के साथ कहा, स्टॉप द कार। और ये सब तो तुम्हें इन सब से मुसीबत मौत लेने से पहले सोचना चाहिए था ना, गधे कहीं के। उसके गुस्से को देखकर आदमी डर सा गया था और उसे को ना चाहते हुए भी कार को रोकना ही पड़ा था। और जैसे ही कार रुकी वैसे ही सभी बाइक्स उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उन सभी पर बैठे हुए लड़के नीचे उतरे और उन सभी के हाथों में डंडे, चैन और लोहे की रॉड थी और वह सब काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड लग रहे थे। और फिर वह सभी लोग अर्पित की तरफ बढ़ने लगे थे और एक ने गुस्से के साथ कहा, ए डरपोक, कार से बाहर निकल। और ये बगल में कौन है? हाँ,
साथ ही उसकी कही हुई बात को सुनकर दूसरे ने बीच में ही टपकते हुए कहा, अरे कोई भी नहीं हो, लेकिन है तो भला की खूबसूरत। जिस पर तीसरे ने भी कमेंट करते हुए कहा, हाय कितनी ब्यूटीफुल है यार, क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? चल इसे भी तू नीचे उतार, निकल जल्दी से कार से बाहर। समझा तो? उसकी बातें सुनकर अर्पित को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था। वहीं कायरा बिल्कुल शांत थी और अपनी शांत आवाज़ में कहा, अब मेरा अपार्टमेंट ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो मैं चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ से निकलो और इन्हें मैं संभाल लूँगी, लेकिन इसकी सज़ा मैं तुम्हें कल दूंगी। और जब अर्पित ने उसकी कही हुई बातों को सुना तो उसकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। वहीं कायरा ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर गुस्से के साथ बोली, मैंने कहा ना कि चुपचाप से यहाँ से निकलो। जिस पर अर्पित ने जिद करते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं किसी भी हाल में नहीं जा सकता और ना ही जाऊंगा। यह सुनकर कायरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपनी फ़ोन को निकाला और फिर किसी का नंबर डायल करते हुए बोली, ओके ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। और जैसे ही अर्पित ने यह देखा तो उसने जल्दी से कायरा के फ़ोन को उसके हाथों से छुड़ा लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, ओके ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम नाराज़ मत हो, मैं जा रहा हूँ। उसकी बात को सुनकर कायरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो ये देखकर अर्पित ने जल्दी से उसके फ़ोन को उसे वापस कर दिया और फिर कायरा कार से बाहर निकली और उसने दरवाजे को बंद कर दिया था और फिर अर्पित की तरफ देखा और उसे यहाँ से जाने का इशारा किया। उसके इशारे को समझते हुए अर्पित ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था और वह कायरा को वहाँ पर किसी भी हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह कायरा के गुस्से को भी सहन नहीं कर सकता था और वह जानता था अगर उसने उसकी बात को नहीं माना तो उसका और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना ही पड़ रहा था। और फिर उसने कार के इंजन को स्टार्ट किया और बैग लेकर वह वहाँ से निकल गया था। वहीं जब सभी लड़कों ने उसे वहाँ से जाते हुए देखा तो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और फिर एक ने कहा, ये तो यहाँ से भाग गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भाग कर जाने की? तभी एक ने आगे बढ़ते हुए हंसकर कहा, अगर वह जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो ये खूबसूरत सी इस खूबसूरती अप्सरा को तो छोड़कर गया ही है ना। और जब सभी ने उस लड़के की बात सुनी तो सभी लोग कायरा की तरफ देखने लगे थे। वहीं कायरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। भले ही उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर एक दूसरे लड़के ने कायरा को देखकर कमेंट करते हुए कहा, सही कहा यार, ये हुस्न की परी सच में बेहद ही खूबसूरत है। और उसका गुस्सा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपनी आंखों से ही अभी हमारी जान ले लेगी। हाय मुझे तो डर लग रहा है। जिस पर दूसरे ने भी अपना कमेंट मारते हुए कहा, और वह डरपोक बेचारी लड़की को यहाँ पर छोड़कर खुद ही भाग गया, कितनी शर्म की बात है। जिस पर तीसरा कायरा की तरफ देखते हुए बोला, ओह कितनी शर्म की बात है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना डरपोक है कि तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया, सच में। वहीं कायरा को अब उनकी बातें सुन सुनकर गुस्सा जैसे बढ़ता ही जा रहा था तो एक लड़के ने फिर से कहा, चलो अब इसे उठाओ और अपने अड्डे पर लेकर चलो, वहाँ पर जाकर हम इसके साथ में अच्छे से मज़े करेंगे। यह सुनते ही कायरा का पारा मानो हाई हो गया था और वह वहीं दो पर दो लड़के उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और वह कायरा को पकड़ने ही वाले थे कि तभी कायरा ने उन दोनों के हाथों को पकड़ लिया। यह देखकर वह दोनों हैरानी से कायरा की तरफ देखने लगे और वह कुछ समझ भी पाते उससे पहले ही कायरा ने उनके दोनों हाथों को मोड़ दिया और उन्हें जमीन पर पटकते हुए गुस्से के साथ बोली, काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा है ना तुम्हें मज़े करने का? ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मज़े कैसे करते हैं। वहीं जब वहाँ पर खड़े हुए उन सभी ने ये देखा तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और सभी लोग कायरा की तरफ गुस्से के साथ बढ़े। कायरा ने अपनी शांत आंखों से सभी की तरफ देखा, तभी एक लड़के ने उस पर चेन से वार किया, लेकिन कायरा ने उस चेन को कसकर अपने एक हाथ से पकड़ ली थी और साथ ही उसकी आंखों का रंग एकदम से चेंज भी हो गया था और उसने अपने एक पैर को उठाया और उसके पेट पर एक जोरदार लात दे मारी, जिसके कारण वह लड़का धड़ाम से जमीन पर थोड़ा दूर जाकर गिरा था। उसके हाथ से चैन छूट गई थी। कारा ने उस चैन पर अपने हाथ की पकड़
कस ली थी। वहीं यह देखकर सभी लोग गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन कायरा ने एक एक करके सबको जैसे धूल चटा दी थी। लेकिन जब भी कायरा फाइट करती थी तो वह हमेशा डिटरमाइंडेड और कॉन्फिडेंस होती थी। लेकिन आज उसके साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे आज अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी फील हो रही थी, जिसके कारण उसे कई जगह चोट भी आ गई थी। और फिर फाइट खत्म होते ही उसने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया था। उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था, और जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी वाइट शर्ट मानो खून से पूरी तरीके से लथपथ हो चुकी थी। यह देखकर कायरा ने एक आह भरी, तभी एकदम से किसी ने उसके पीठ पर किसी जोरदार चीज से वार किया, जिसके कारण कायरा मानो संभल ही नहीं पाई थी और वह अचानक से जमीन के मुंह के बल जा गिरी थी। और जब उसने अपना सर घुमा कर देखा तो वहां पर उनमें से एक लड़का खड़ा हुआ था। वह लड़का भी काफी घायल था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं कायरा को अब काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी थी, साथ ही उसका सर भी घूम रहा था। वहीं वह लड़का गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। जब कायरा ने उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने अपने सर को झटका और फिर उस तरफ देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वह क्लियरली कुछ भी साफ देख नहीं पा रही थी और वह बार बार अपने सर को झटकने लगी थी। तब जाकर उसे थोड़ा साफ दिखाई देने लगा, लेकिन वह लड़का उसके काफी करीब आ चुका था और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रॉड से कायरा के ऊपर वार करना करना चाहा था। और वह कायरा ने यह देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई थी और वह रॉड उससे मानो टकराने ही वाली थी कि तभी कायरा दूसरी साइड पलट गई और वह जल्दी से खड़ी हुई। और खड़े होते ही उसने अपनी कोहनी को उस लड़के की पीठ पर काफी जोर से दे मारी, जिसके कारण वह लड़का वहीं पर ढेर हो गया था। वहीं कायरा का अब सर मानो चकराने लगा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह यहीं पर बेहोश हो जाएगी, लेकिन उसने काफी मशक्कत के बाद खुद को संभाला और वहां से लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग की तरफ जाने लगी थी। वह जैसे तैसे करके अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गई थी। रात का वक्त होने के कारण वहां पर कोई और नहीं था और रिसेप्शन पर भी रिसेप्शनिस्ट सो रही थी, जिसके कारण किसी ने भी कायरा को नहीं देखा था। कायरा के कई जगह चोट लगी थी हुई थी, जिससे खून भी निकल रहा था। साथ ही साथ उसकी शर्ट भी खून से पूरी तरीके से मानो लथपथ हो चुकी थी, जिसके कारण ने जल्दी से अपने अपार्टमेंट की चाबी को बाहर निकाला और दरवाजे की खोलने की कोशिश करने लगी थी। वह खोल ही रही थी कि तभी उसकी आंखों के आगे सामने जैसे एकदम से अंधेरा सा छाने लगा था और उसके पैर एकदम से ही लड़खड़ा से गए थे और वह फर्श पर गिर गई। तभी उसके सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। करण ने आज सुबह से ही कायरा को नहीं देखा था, जिसके कारण वह कायरा के देखने के लिए बेसब्र हुए जा रहा था। और जब वह अपने अपार्टमेंट में वापस आया तो उसने कायरा के अपार्टमेंट के डोर बेल भी बजाई थी। उसे किसी भी हालत में कायरा को देखना था, फिर चाहे कायरा उस पर भड़क ही क्यों न जाए। लेकिन शायद कायरा अपने अपार्टमेंट में थी ही नहीं, जिसके कारण वह काफ़ी देर से उसी के आने का ही वेट कर रहा था, क्योंकि वह उसे एक बार देखना चाहता था। उसे आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, जिसके कारण वह कायरा की काफ़ी ज़्यादा चिंता भी कर रहा था, क्योंकि उसे कायरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वह अपने अपार्टमेंट से इधर उधर कहाँ जा रहा था। कायरा के आने का ही वेट कर रहा था। जब करण ने कायरा के अपार्टमेंट के बाहर कोई हलचल देखी तो वह समझ गया कि जरूर कायरा वापस आ गई होगी, इसीलिए उसने जल्दी से अपने दरवाजे को खोला। लेकिन जब उसने सामने खड़ी हुई कायरा की हालत को देखा तो उसकी आंखें एकदम से मानो खुली की खुली रह गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो साथ ही अचानक से वह घबरा गया और फिर वह जल्दी से भागता हुआ कायरा के पास आया। वहीं कायरा की आंखें अभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई थी और उसने अपनी बंद चालू होती हुई आंखों से देखा कि कोई उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। और फिर करण ने जल्दी से कायरा के सिर को अपनी गोद में रखा और उसके गालों को थपथपाते बोला, कायरा, कायरा, क्या हुआ तुम्हें? ये सब तुम्हारी हालत, ये सब किसने किया है? हाँ कायरा, अपने होश में आओ, क्या हुआ है कायरा? जब कायरा ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह 1 मिनट के लिए मैं ही समझ गई थी
कि वह करण की आवाज़ थी। वही करण काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत देखकर घबरा गया था, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वह जल्दी से ही कायरा को अपनी गोद में उठाने लगा था, लेकिन कायरा ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और अपना सिर ना में हिलाने लगी थी। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाओगे, प्लीज़। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, प्लीज़। यह सुनकर करण परेशान हो गया और उसने जल्दी से परेशानी के साथ कहा, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम्हें हॉस्पिटल में तो चलना ही होगा ना। और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। वहीं वह जब कायरा ने उसकी आंखों में उस नमी को देखा, तो न जाने क्यों उसे पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे हो कि किसी ने उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र की है। करण ने उसे गोद में उठाकर जल्दी से लिफ्ट की तरफ दौड़ा, लेकिन कायरा ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोली, प्लीज़ करण, तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाओ, प्लीज़। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, मेरी बात को मानो। लेकिन करण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि वह उसकी हालत देखकर पहले ही काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और वह बिल्कुल भी अब उसकी हालत को देखकर देरी नहीं करना चाहता था। और जब यह कायरा ने देखा तो उसने फिर से एक आह भरते हुए कहा, प्लीज़ करण, प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम है। वही करण जो कि लिफ्ट के बटन को अचानक से प्रेस करने ही वाला था, जब उसने कायरा की कही हुई बात सुनी तो ये बात सुनी तो उसके हाथ जैसे वहीं पर जम से गए थे। उसने कायरा की तरफ देखा, वहीं कायरा की आंखों के किनारे से आंसू बह निकले। जब करण ने उसके आंसुओं को देखा तो उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, प्लीज़ रोना मत। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊं, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ तुम इस तरीके से मत रो। मैं तुम्हें इस तरीके से रोते नहीं देख सकता, प्लीज़। उसे इस तरह से घबराया हुआ देखकर पता नहीं क्यों कायरा को मन ही मन न जाने क्या आया। उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे फिर से निकल गए थे। यह देखकर करण जल्दी से कायरा के अपार्टमेंट की तरफ भागा और फिर उसने उसके दरवाजे को खोलकर वह अंदर उसके कमरे में चला गया था और वहां पर जाकर उसे उसने लिटा दिया था। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को बाहर निकाला और जल्दी से बालकनी की तरफ बढ़ गया था और किसी को कॉल लगाने लगा था, लेकिन किसी ने भी कॉल को पिकअप नहीं किया था। यह देखकर करण का गुस्सा जैसे बढ़ता जा रहा था और साथ में आसमान पर पहुंच चुका था। फिर उसने एक बार फिर से नंबर को डायल किया तो इस बार किसी ने कॉल उठा लिया था और उधर से किसी की उबासियां लेते हुए आवाज़ आई, हाँ हेलो, कौन? इतनी रात को भी चैन नहीं है क्या? यह सुनकर करण ने गुस्से के साथ कहा, डॉक्टर ड्रैगन, 10 मिनट के अंदर अंदर एक ही बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 103 में आओ। ड्रैगन हेड को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, और अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो ऊपर जाने की तैयारी कर लेना। और उसने गुस्से से फ़ोन को कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट के अंदर एक लड़का, जिसने सिर्फ पैंट पहन रखा था, ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, उसके हाथ में फ़ोन था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। और वह जो नींद में था, उसकी नींद जैसे गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आखिरकार कॉल किसने किया था, डॉक्टर ड्रैगन। उसके ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन का कोड नेम था। और जब उसने कॉलर आईडी को देखा तो उसका दिल मानो जैसे मुंह में आ गया था, क्योंकि यह कॉल उसके ड्रैगन ग्रुप के बॉस ड्रैगन हेड का था। और उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और उन बातों को याद करने लगा कि उसके बॉस ने अभी अभी क्या कहा था। ये आदतें, उसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशन लेस हो गया था और वह अपने अलर्ट मोड में आ गया था। उसे 1 मिनट नहीं लगा था। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को बदला और उसने एक बैग को पकड़ा और साथ ही दो रिवॉल्वर को अपने पास रखा और जल्दी से पार्किंग एरिया में पहुंचकर उसने अपनी बुलेट को उठाया। काफ़ी तेज स्पीड में दौड़ाते हुए वहां से करण की तरफ जाने के लिए निकल गया था। वहीं करण जल्दी से कायरा के रूम में आया और जल्दी से कायरा के पास गया। कायरा की आंखें अभी भी बंद चालू हो जा रही थी। उसने इतनी एबिलिटी तो थी कि वह खुद को बेहोश ना होने दे और बेहोश होने से रोक पाए। वह अपने आप को बेहोश ना होने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोक रही थी और उसकी आंखों के सामने बार बार वही सब चल रहा था, जब किसी नकाबपोश ने उसकी माँ के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। और वैसे न जाने क्यों बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जिसके कारण उसकी आंखों से
आंसुओं की किसी झरने की तरह ही बहने लगे थे। वहीं करण जल्दी से कायरा के पास बैठ गया और जब उसने कायरा को इस तरीके से रोते देखा तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके दिल में मानो छुरा भोंक दिया हो। उसकी आंखें एकदम से उस पर से आंसुओं को देखकर नम सी हो गई थी और वह उसके गालों को थपथपाते बोला, कायरा प्लीज होश में आओ। तुम इस तरीके से क्यों रो रही हो? प्लीज कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। लेकिन प्लीज इस तरीके से रोना बंद करो। अगर कोई बात है ना तो मुझे बताओ। बताओ मुझे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो। सिर्फ स्ट्रांग होने का दिखावा करते हो, इसलिए प्लीज इस दिखावे के मुखौटे को उतार दो। बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। प्लीज कायरा इस तरीके से घुट घुट कर मत जियो। जिंदगी काफी खूबसूरत है। वह एक बार खुद को उससे ढाल कर तो देखो। अपने आप को एक मौका दो और अपनी उस नज़रों को उठाकर देखो। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसी तरह से खुद को बार बार दीवारों में कैद करती रही तो तुम किसी दिन इन दीवारों में कैद होकर रह जाओगे। प्लीज़ खुद को बाहर निकालो, आज़ाद करो खुद को कायरा। वहीं जब कायरा ने करण की आवाज़ सुनी वह उसकी तरफ देखने लगी। कायरा काफ़ी इंटेलिजेंट, स्ट्रांग और एरोगेंट लड़की थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने भले ही वह कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन थी तो वह भी एक लड़की ही ना। और उसके पास भी एक दिल था जो कि एक तरफ से कठोर और दूसरी तरफ से बेहद ही नर्म था। वह अपने पास्ट से काफ़ी बार निकलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वह इसमें कामयाब नहीं हुई थी। उसने न जाने कितने ही बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से बात की थी और इसका इलाज कराया था, लेकिन फिर भी वह उस बेहद दर्दनाक पास्ट को भूल नहीं पाई थी और ना ही कभी भी भूल सकती थी। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।